नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची हिंसा मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में सशस्त्र 4 घंटे दुकान खोलने की मिली छूट। रांची हिंसा मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं घायल 6 नामजद आरोपियों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने अब तक 42 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। इस घटना के बाद शहर के 6 थानों में धारा 144 लागू है। इस दौरान 4 घंटे दुकान खोलने की छूट दी गई है। बता दें कि रांची के डेली मार्केट, कोतावली, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार सहित 6 थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू है। साइबर क्रिमिनल्स ने गुमला डीसी का बनाया फेक आईडी, मामला हुआ दर्ज। बिजली उपभोक्ताओं को भी भेजे फर्जी मैसेज। गुमला में इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स फर्जी मैसेज भेजकर अपने जाल में फंसाने के जुगत में है। साइबर क्रिमिनल्स ने गुमला डीसी सुशांत गौरव के नाम फर्जी आईडी बनाकर अधिकारियों से पैसे की मांग की जा रही है। जानकारी मिलते ही थाना में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल तेज हो गई है। दूसरी ओर जिले के बिजली उपभोक्ताओं को भी फर्जी बिजली बिल भेजकर बिजली बिल जमा करने की बात कही है। साथ ही बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 15 और 16 को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 15 और 16 जून के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोनों दिन गर्जन और वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अभी प्री मानसून और मानसून के बीच का संक्रमण काल चल रहा है। इस समय खराब मौसम की तीव्रता बढ़ सकती है। ऐसे में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। आप सबों को बता दूं कि 14 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा भी चल सकती है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में बड़ा बदलाव संभव नहीं है। उसके बाद अगले 2 दिनों तक तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। धनबाद जिले में रविवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोमवार को भी धनबाद का तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि मंगलवार को यानी आज अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। रांची स्थित मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून का टर्फ लाइन फिलहाल संथाल परगना के साहिबगंज के आसपास दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून इस बार संथाल परगना के रास्ते आएगा। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम वाले इलाके में सक्रिय होगा। इस साल भी मानसून में सामान्य बारिश होने का संकेत मौसम विभाग ने दिया है। हवा की गति अनुकूल होते ही यह बिहार झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। देवघर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज 14 जून को। देवघर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी हो गई है। 14 जून को यानी आज विकास भवन में सुबह 11 बजे से डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की उपस्थिति में होगा। कुल 25 सीटों वाले जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव एक ही दिन कराया जाएगा। चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव को लेकर जिले के सभी जिला परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। आप सबको बता दूं कि जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की संख्या में कमी आ गई है। अध्यक्ष पद पर अब 2 ही उम्मीदवार बच गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए किरण कुमारी और प्रमोद सिंह के बीच अब आमने सामने की टक्कर है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए मार्गो मुंडा प्रखंड से इमरान अंसारी की पत्नी जमीला खातून और कर्रो प्रखंड से बलवीर राय की पत्नी जया देवी की दावेदारी है। पत्नी की गला दबाकर हत्या, अंतिम संस्कार की थी तैयारी, भनक लगते ही पुलिस ने पति को दबोचा। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ीबीर गांव बेलवा दामर टोला निवासी निसार अंसारी ने रविवार की दोपहर पत्नी रुखसाना खातून की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को घर में छिपाकर रखा था। सूचना मिलने के बाद चैनपुर पुलिस ने रविवार की रात घर से शव को कब्जे में लेकर सोमवार की सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए MRMCH भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी निसार अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका की मां सैदा बीबी ने दामाद निसार अंसारी, ससुर रफीक अंसारी एवं सास सबीला बीबी के खिलाफ चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आप सबको बता दो कि मृतका के चाचा मुस्तफा अंसारी ने बताया कि रविवार दोपहर में ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना दी गई कि भतीजी रुखसाना खातून की हत्या कर दी गई है, जिसका अंतिम संस्कार करने की तैयारी की जा रही है। इसकी सूचना चैनपुर थाना को दी गई। इसके बाद परिजनों के साथ बेलवा दामर गांव पहुंचकर घटना के संबंध में ग्रामीणों से जानकारी ली गई।
ग्रामीणों ने बताया कि निसार अंसारी का किसी लड़की के साथ अवैध संबंध था जो उसकी पत्नी ने देख लिया था। बाद में लड़की ने रिश्तेदारों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों ने निसार को डांट फटकार कर भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद निसार अंसारी ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। घायल पत्नी ने जब इलाज कराने की बात कही तो परिवार के किसी सदस्य ने इसकी सुध नहीं ली। रविवार की दोपहर में दवा कराने के बहाने घर से काफी दूर नर्सरी में ले जाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को छिपा दिया गया। निसार ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर मृतका के शव को किसी तरह नर्सरी में छिपाकर रखा। इसके बाद जो है शव को अपने घर ले आया। रात में अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा हुआ था, तभी जो है इसकी भनक पुलिस को लग गई। जल्द जारी होंगे झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का परिणाम, मुख्यमंत्री करेंगे टॉपर्स को सम्मान। झारखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। हाल ही में बोर्ड के एक सूत्री ने बताया कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर छात्रों के अंकों को साइट पर अपलोड कर दिया है। बोर्ड किसी भी वक्त रिजल्ट की घोषणा कर सकता है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा कयास लगाया जा रहा है बोर्ड मंगलवार की सुबह तक रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर परीक्षा परिणाम उपलब्ध करवा दिया जाएगा। छात्र यहां अपना परीक्षा रिजल्ट चेक कर अंक पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। वाराणसी में गंगा नदी में डूबने से झारखंड के 2 छात्रों की हुई मौत। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के बनियाडी पराही से ज्वाइंट इंट्रेंस की परीक्षा देने उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचे 2 छात्रों की मौत नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से हो गई। घटना सोमवार की सुबह 80 पुलिस चौकी घाट की है। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों एवं एनडीआरएफ के सहयोग से दोनों छात्रों का शव बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजन वाराणसी के लिए रवाना हो गए। दोनों छात्र अपने अपने घर के इकलौते संतान थे। आप सबको बता दूं कि जानकारी के अनुसार ब्राही गाँव निवासी संजय कुमार सिंह का पुत्र प्रियांशु कुमार सिंह जिनका उम्र 18 वर्ष और विपिन कुमार सिंह का पुत्र अमन कुमार सिंह 18 वर्ष दोनों 10 जून को ब्राही गांव से वाराणसी परीक्षा देने गए थे। 12 जून को परीक्षा देने के बाद सोमवार की सुबह दोनों वाराणसी के 80 घाट पर स्नान करने गए थे। नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूब गए। बताया जाता है कि प्रियांशु कुमार के पिता संजय कुमार सिंह नोएडा उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जबकि अमन के पिता आर्मी में हैं। दोनों अपने अपने घर के इकलौते संतान थे। घटना की खबर सुनकर दोनों लड़कों का घर में मातम है। पूरे गांव में मायूसी छाई है। झारखंड के मांडर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला, मैदान में 14 उम्मीदवार। झारखंड के रांची जिले में मांडर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में भाजपा के बागी देव कुमार धान निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप सबों को बता दूं कि रविवार को भाजपा ने देव कुमार को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल के कथित समर्थन वाले देव कुमार धान को भगवा पार्टी और झामुमो के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन दोनों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद राज्य में सत्तारूढ़ दल का हिस्सा है। मांडर जो है राज्य के 28 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यहाँ जो है 23 जून को उपचुनाव होना है। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर एक विधायक बंधु तिर्की को अयोग्य करार दिया गया, जिसके बाद उनकी सीट पर चुनाव की आवश्यकता थी। कांग्रेस ने उनकी ही बेटी शिल्पा नेहा तिर्की को झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को इस सीट पर उम्मीदवार बनाया है। आप सबको बता दूं कि कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। झारखंड में पीएम आवास योजना का निर्माण कार्य प्रभावित, बालू की किल्लत से नहीं बन पा रहा है गरीबों का आशियाना। झारखंड में इन दोनों बालू की किल्लत देखने को मिल रही है। बालू नहीं मिल पाने के कारण सरकार की प्रधानमंत्री आवास सहित कई योजना का काम ठप पड़ गया है। बालू की हो रही किल्लत के कारण बिचौलिया मनमाने दाम पर बालू बेच रहे हैं, जिसके कारण निर्माण लागत बढ़ता जा रहा है। कहीं कहीं तो काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। निर्माण कार्य बंद होने के कारण दिहाड़ी मजदूरों का काम नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने में भी परेशानी हो रही है। रांची में हुए उपद्रव और हिंसा पर केंद्र गंभीर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभवन से मांगी है जानकारी।
राजधानी में हिंसक झड़प के मामले को लेकर केंद्र सरकार भी गंभीर है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों से इस बाबत संपर्क किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पूरे मामले की जानकारी राजभवन से मांगी है। हालांकि रविवार की रात तक गृह मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में जारी आधिकारिक चिट्ठी राजभवन को नहीं मिली थी। आप सबको बताते चले कि केंद्र की ओर से मांगी जा रही जानकारी से पहले राज्यपाल ने डीजीपी नीरज सिन्हा, एडीजी अभियान संजय आनंद लाठकर से घटना की जानकारी ली है। उन्होंने अधिकारियों को पूरे मामले को गंभीरता से लेने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही समय समय पर बड़ी घटनाओं के बारे में अवगत कराने का भी निर्देश दिया। अधिकारियों ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी राजभवन को दे दी है। आप सबको बताते चले कि शुक्रवार के घटनाक्रम के बाद इधर रांची के सामान्य होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राजधानी के 12 में से 6 थाना क्षेत्रों से धारा 144 हटा दिया है। जहां से धारा 144 हटाई गई है उनमें लालपुर, बरियातू, सुखदेव नगर, सदर थाना, जगन्नाथपुर और गोंदा थाना क्षेत्र शामिल है। हालांकि संवेदनशील क्षेत्र माने जाने वाले डेली मार्केट, कोतावली, हिंदपीढ़ी, चुटिया, लोअर बाजार और डोरंडा थाना क्षेत्र में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी। इन क्षेत्रों के लोगों को दोपहर 1 से शाम 5 बजे के बीच खरीदारी करने की छूट दी गई है। सोशल साइट पर बच्चों की क्लास लेंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, बच्चों को दिए कई टिप्स। जेईई मेन एंड एडवांस की परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जेईई एपेक्स बोर्ड का गठन किया गया। वर्ष 2022 और 2023 में आईआईटी, एनआईटी और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में होने वाली जेईई की प्रवेश परीक्षा के लिए 19 सदस्यीय एपेक्स बोर्ड का गठन हुआ। नए बोर्ड द्वारा जेईई मेंस के पहले चरण की परीक्षा 20 जून को होगी। इस परीक्षा के पैटर्न पर सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि शहर के बच्चे संसाधनों से लेस होते हैं। वे पूर्व से ही ऑनलाइन परीक्षा में सैकड़ों बार शामिल हो चुके होते हैं, जिससे उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा में परेशानी नहीं होती। वहीं ग्रामीण बच्चे सवालों का हल आने के बावजूद कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होने के कारण बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। श्री कुमार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि सरकार हाइब्रिड मॉडल यानी कि जिसे ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं और जिसे ऑफलाइन परीक्षा देना हो वे ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं, ताकि सभी को एक समान मौका मिल सके। आनंद कुमार ने बताया कि आबादी के करीब 70% लोग गांव में रहते हैं। ग्रामीण बच्चे मेधावी होते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते। वे कंप्यूटर एवं लैपटॉप फ्रेंडली नहीं है। गरीबी एवं उनका टेक्नो फ्रेंडली नहीं होना उनके आईआईटी संस्थानों में प्रवेश नहीं करने का बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि देश में अब जेईई मेन एवं एडवांस की परीक्षा ऑनलाइन होने लगी है। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय इस्पात और ऊर्जा मंत्री को लिखा है पत्र, कहा बीसीएल, बीटीपीएस का नाम बदलें। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय इस्पात मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को अलग अलग पत्र लिखा है। इस्पात मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट का नाम बदलने का आग्रह किया है। वहीं ऊर्जा मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का नाम बदलने का भी जिक्र किया है। इस्पात मंत्रालय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि बोकारो स्टील प्लांट बोकारो जिले के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित है। ऐसे में इसका नाम बदलकर माराफारी स्टील प्लांट करने हेतु स्थानीय जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि बेरमो प्रखंड में स्थापित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का नाम परिवर्तित कर गोविंदपुर थर्मल पावर स्टेशन करने हेतु स्थानीय जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन जिस स्थान पर स्थापित है वहां के खतियान में बोकारो नामक जगह का कहीं उल्लेख नहीं है। गोविंदपुर के रेतों के द्वारा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हेतु अपनी भूमि दी गई थी। वर्णित परिस्थिति में उक्त प्रतिष्ठान का नाम बोकारो के नाम से किया जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में स्थानीय जनता द्वारा इसी कारण उक्त प्रतिष्ठान का नाम बदलकर गोविंदपुर थर्मल पावर स्टेशन करने की मांग की जा रही है। जल्द खत्म होगा मानसून का इंतजार, खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे किसान। झारखंड में मानसून प्रवेश करने वाला है। किसान भी बेसब्री से मानसून के आने का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून झारखंड में 15 जून से पहले प्रवेश कर जाएगा। इसे देखते हुए किसान खरीफ फसल की खेती की तैयारी में जुट गई है। सभी किसान अब अपने खेतों को तैयार कर रहे हैं। किसान अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं और बीजा लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं राज्य सरकार द्वारा भी किसानों को इस बार सही समय पर उन्नत किस्म की बीज देने की तैयारी के तहत किसानों को बीज भी दे रहे हैं। खरीफ के सीजन में झारखंड के किसान धान के अलावा मकई, सुरगुजा, मड़वा, ज्वार, बाजरा, अरहर,
उड़द, मूंगफली और तिल समेत अन्य दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती करते हैं, पर सबसे अधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस समय तक किसानों को एक बार खेत की जुताई कर देनी चाहिए ताकि मिट्टी में धूप अच्छे से लग सके। इसके अलावा किसानों को सलाह दी जाती है कि धान की खेती करने वाले खेतों में अच्छे से मेड़बंद कर दें ताकि बारिश का पानी खेत से बहकर न जाए और रुपाई के समय में पर्याप्त मात्रा में पानी खेत में रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।